उसने 3 बार अपने व्यंग को दोहराया। एक दृढ़ निश्चय मेरी आवाज में ध्वनित होने लगा जब मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल के साथ कहता हूँ कि कल मेरे हाथ पर इसी जगह एक काफी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूजकर दुगुना हो जाएगा। सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया और उमा का फोड़ा आकार में दुगुना हो गया। मेरी बहन चीखती हुई माँ के पास भागी। माँ, मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा कि हानि करने के लिए मैं शब्द शक्ति का प्रयोग कभी न करूं। मैंने माँ का वह उपदेश सदा ही याद रखा है और उसका पालन किया है। मेरे फोड़े का इलाज चीरे से हुआ। डॉक्टर के चीरे से बना चिन्ह आज भी मेरे हाथ में मौजूद है। मेरे दाहिने हाथ पर मनुष्य के शब्द की शक्ति का नित्य स्मरण दिलाता हुआ यह चिन्ह स्मारक के रूप में विद्यमान है। गहरी एकाग्रता के साथ उमा को कहे गए उन साधारण एवं प्रकटता हानि रहित प्रतीत होने वाले शब्दों में बम के सदृश विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की यद्यपि परिणाम हानिकर थे, पर्याप्त शक्ति नहीं थी। बाद में मेरी समझ में आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार बिना चिन्ह या कष्ट रहित शल्य चिकित्सा की जा सकती है। हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ। वहां मैंने देवी काली के रूप में जगन माता का एक चित्र प्राप्त किया। हमारे घर की बालकनी में इस चित्र का अनौपचारिक मंदिर बना। मेरे मन में अनायास ही यह निश्चित विश्वास पैदा हो गया कि उस पवित्र स्थान पर की गई मेरी किसी भी प्रार्थना को पूर्ति का ताज पहना दिया जाएगा। एक दिन वहां उमा के साथ खड़ा होकर मैं 2 लड़कों को 2 घरों की छतों पर पतंग उड़ाते देख रहा था। इन दोनों घरों और हमारे घर के बीच एक बहुत ही संकरी गली थी। तुम आज इतने चुप क्यों हो? उमा ने खेल खेल में मुझे धक्का देकर पूछा। मैं यह सोच रहा हूँ कि कितनी अद्भुत बात है कि मैं जो भी मांगता हूँ जगन माता मुझे दे देती है। मैं समझती हूँ वह तुम्हें वे दोनों पतंगे भी दे देंगी। मेरी बहन उपहास की हंसी हंसते हुए बोली, क्यों नहीं? मैंने उन पतंगों को पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दी। भारत में धागों पर मांझा, गोंद और शीशे का चूर्ण लगाकर पतंगों का खेल खेला जाता है। प्रत्येक पतंग उड़ाने वाला अपनी प्रतिद्वंदी की पतंग काटने का प्रयास करता है। कटी हुई पतंग छतों के ऊपर से जाती है, तब उसे पकड़ने में बड़ा मजा आता है। उमा और मैं ऐसी बालकनी में खड़े थे जिसके ऊपर छत थी और दोनों ओर दीवारें भी थी। इसीलिए किसी कटी पतंग का हमारे हाथ आना असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर ही लटकता हुआ आगे निकल जाता। गली के उस पार पतंग उड़ाने वालों ने अपना खेल शुरू किया। एक धागा कट गया, तत्क्षण ही पतंग मेरी दिशा में लपकी। अचानक हवा बंद हो जाने के कारण वह पतंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई और इसी बीच उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर उगे नांगफनी के एक पौधे में उलझ गया। मेरे पकड़ने के लिए एक पूरा फंदा बन गया। मैंने यह पुरस्कार उमा को सौंप दिया। यह तो केवल एक असाधारण संयोग था। यदि वह दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाए तो मैं मानूंगी। दीदी की काली आंखों से उनके शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्मय प्रकट हो रहा था। मैंने तीव्रता से अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी। उस दूसरे पतंग उड़ाने वाले के जोर से झटका मारने के कारण उसका धागा भी टूट गया। हवा में नाचती हुई वह पतंग मेरी ओर आने लगी। मेरे सहायक नागफनी के पौधे ने फिर से धागे को उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने यह पुरस्कार भी उमा को भेंट कर दिया। सचमुच जगन माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती हैं। यह सब मेरे लिए विलक्षण है। दीदी भयभीत मृग शावक की भांति भाग गई।